ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हमने देख लिया था कि सुमिंग चुप हो जाता है, घास उठाता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक चमक आती है। वह आसमान की तरफ देखता है। अंदर ही अंदर एक ठंडक सी महसूस करता है। पा कुछ नहीं महसूस करते, वे अपने जज्बात में डॉल्स बनाते रहते हैं। लेकिन अब बारिश की ठंडक और तेज हो गई है और दूर से दो धुंधले साए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वे दो लोग आगे बढ़ते हैं, उन पर गिरती बारिश तुरंत काली बर्फ बनकर जमीन पर गिर जाती है। दिन में कोई देखे तो डर जाए, सुमिंग अंदर ही अंदर सोचता है। इमॉर्टल्स। वह शांत आंखों से देखता है कैसे वे दोनों दूर से उनकी तरफ आ रहे थे। वो काफी करीब आ गए, उस छोटी सी झोपड़ी के, जहां पहले सिर्फ शाम होती थी, लेकिन अब तो पूरा अंधेरा हो गया था। जैसे जैसे वो लोग पास आए, एक अजीब ठंडी हवा फैल गई। बारिश वैसे भी ठंडी थी, अब और भी ज्यादा लग रही थी। अचानक आसमान की बिजली भी गायब हो गई, जैसे वो इस ठंडी हवा से डर गई हो, अंधेरे में छुप गई हो और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ बारिश की आवाज और कीचड़ में चलने वाली चप चप सुनाई दे रही थी। वो भी धीरे धीरे ज्यादा तेज हो गई। ये आवाज अब उस आदमी के कान में भी पहुंची जो सुमिंग के साथ झोपड़ी के अंदर था। अगली लिटिल थिंग के पापा देखता है कि दो दुबले पतले चेहरे वाले आदमी बारिश में चलकर उनके घर के सामने आ गए। अगली लिटिल थिंग के पापा बोलता है, आप। एकदम से झटका लगा। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन कांप गया। सुमिंग तुरंत उसको संभालता है और उन दोनों लोगों को ठंडी नजर से देखता है। सुमिंग सोचता है कि इनमें कोई किलिंग इंटेंट नहीं थी, वरना पूरे गांव को डिस्ट्रॉय करना तो इनके लिए एक सांस लेने जितना आसान होता। लेफ्ट वाला आदमी बोलता है एक तेज पतली आवाज में, घुटनों पर झुको और हमारी अनाउंसमेंट सुनो। जब वो बोलता है, हवा और ठंडी हो गई और अगली लिटिल थिंग के पापा एक नॉर्मल इंसान होने की वजह से डायरेक्ट फ्रीज हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसको तब याद आता है 8 साल पहले उसका बड़ा बेटा भी ऐसे ही रेनी नाइट में ले गए थे। शायद उस आदमी की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए वो घर के अंदर भी चली गई। अगली लिटिल थिंग और उसकी मां दोनों सपना टूटने जैसा आंख खोलते हैं। सुमिंग की आंखों में एक छोटा सा ग्लिंट था। ये दोनों इमॉर्टल्स तो उसकी पीक स्ट्रेंथ पे होते तो एक फिंगर से मार दिए जाते, लेकिन अब भी उसकी कल्टीवेशन रिकवर हो रही थी। पता नहीं कब वापस टॉप पे पहुंचेगा, लेकिन अभी भी जितनी पावर रिकवर्ड थी, उससे ये लोगों को आराम से निपटाया जा सकता था। राइट वाला आदमी धीमी आवाज में बोलता है, जूनियर ब्रदर जुओ। वो अपने कंपेनियन को देखता है, जैसे कुछ गुस्सा हो उसकी बात की वजह से। राइट साइड का आदमी, ब्लैक रोब वाला, अगली लिटिल थिंग के पापा की तरफ देखता है और बोलता है, ओल्ड मैन, चेन दास सी तेरा बेटा है, जो अभी भी सुमिंग के सहारे खड़ा था। सुमिंग को भी एक कोने से देखता है, लेकिन इग्नोर ही कर देता है। जब वो बोलता है, वो अपनी ब्लैक हुड हटा देता है। एक पतला 40 साल का पेल चेहरा दिखाता है। सामान्य ही लग रहा था, बस उसकी आंखों में नीली लाइट थी, फेंटली चमक रही थी। अगली लिटिल थिंग के पापा एक और झटके में आ जाता है। अगर सुमिंग ने नहीं पकड़ा होता तो शायद वो जमीन पे गिर ही जाता, ठंड के शॉक्स की वजह से। लेकिन जैसे ही उसने वो नाम सुना, लगता था उसको कुछ हिम्मत आ गई। अगली लिटिल थिंग के पापा अटक कर बोलता है, हाँ, सियर मेरा बड़ा बेटा है। वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन राइट वाले की आवाज सुनते ही दिल में जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। लेफ्ट वाला आदमी फिर तेज आवाज में बोलता है, चेन दा सी मर गया है। जैसे ही उसने ये बोला, अगली लिटिल थिंग के पापा सीधा एकदम फ्रीज हो गया, एकदम बूढ़ा लगने लगा। 2 आंसू की धारें उसकी आंखों से निकलीं और जमीन के रिपल्स में खो गईं। उस समय पे अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। अगली लिटिल थिंग की मां गिर पड़ती है, जो ये सुन के होश खो बैठी। अगली लिटिल थिंग साइड पे खड़ी है और ये 2 अजीब लोगों को गौर से देखती है। उनकी आवाज अभी तक उसके कानों में गूंज रही है, पर उसकी आत्मा जैसे निकल गई हो। चेहरा एकदम सफेद, सारी दुनिया ही फीकी लग रही थी। राइट वाला कल्टीवेटर धीरे से बोलता है, ओल्ड मैन, जूनियर ब्रदर चेन का बहुत पोटेंशियल था और सेक्ट एल्डर जो को भी वो पसंद था, इसलिए उसने उसे अपना डिसाइपल बनाया था। लेकिन कुछ दिन पहले वो एक एक्सीडेंट में मर गया, तो हम दोनों सेक्ट एल्डर जो के ऑर्डर से तुम्हें इन्फॉर्म करने आए हैं, क्योंकि हम जूनियर ब्रदर चेन के करीब थे। वो एक बैग निकालता है और छत के नीचे रख देता है। वो बोलता है, ये वो पैसा है जो जूनियर चेन ने पिछले कुछ सालों में जमा किया। हम कल्टीवेटर्स के लिए इसकी वैल्यू नहीं, लेकिन तुम मॉर्टल्स के लिए यूजफुल हो सकता है।
राइट वाले कल्टीवेटर की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ दुख का असर था। जब उसने अगली लिटिल थिंग की फैमिली को देखा, उसकी आंखों में 1 सेकंड के लिए दुख चमका। लेफ्ट वाला तो पूरा स्टोन ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली लिटिल थिंग के पापा रोते हुए बोलता है, धन्यवाद धन्यवाद इमॉर्टल्स, ये ही सी एयर की किस्मत थी। और 2 कड़ूकार की तरफ झुकने ही वाला था, लेकिन राइट वाले ने उसे रोक लिया। सूमिंग सब देख रहा था। उसके चेहरे पे तो कुछ नहीं था, मगर मन में वो समझ गया था कि किसी सेक्ट का अपने डिसाइपल की फैमिली को स्पेसिफिकली ऐसे बोलना बहुत रेयर है। नॉर्मली तो ऐसा होता ही नहीं, जब तक खून कोई अजीब वजह से नहीं हुआ हो। सूमिंग अगली लिटिल थिंग के पापा को संभाल कर रखता है, फिर घर के अंदर खामोश खड़ी छोटी लड़की पर एक नजर डालता है और उसकी मां जो बेहोश पड़ी थी। वो प्यार जो इस फैमिली में था, यह सब देखकर बिखर गया। राइट वाला कल्टीवेटर फिर सूमिंग पे मौत जैसी आंखों से नजर डालता है और बोलता है, यह जरूर ही तुम्हारा दूसरा बेटा होगा और यह तुम्हारी बेटी होगी। फिर वो अगली लिटिल थिंग पे फोकस करता है। सूमिंग सोचता है, इनको अगली लिटिल थिंग की फैमिली का एग्जैक्ट इन्फो ही नहीं पता, लगता किसी से पूछा भी नहीं, और उसका भाई भी चुप था। राइट वाला कल्टीवेटर बोलता है, सेक्ट एल्डर्सों के ऑर्डर से तुम एक और बच्चा हमको दोगे। सेक्ट एल्डर खुद उसे अपना डिसाइपल बनाएगा और जो रिग्रेट जूनियर ब्रदर चेन की डेथ से हुआ वो कैरी करेगा। मुबारक हो बूढ़े, तुम्हारे पास 7 दिन है डिसाइड करने के लिए कि कौन इविल स्पिरिट सेक्ट ज्वाइन करेगा। 7 दिन बाद जब हम सेक्ट जा रहे होंगे, बच्चा लेकर चलेंगे। फिर सीधा बैक मुड़ जाता है। दूसरा कल्टीवेटर सूमिंग और अगली लिटिल थिंग को एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देखता है, फिर चला जाता है। बारिश तेज हो गई। दोनों ब्लैक रोब्स वाले आदमी बारिश में चलते साथ धीरे धीरे ब्लर होते जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। सिर्फ सूमिंग की आंखें उनको देख सकती हैं, जो फाइनली एक आर्क बनाकर आसमान की तरफ उड़ गए। सूमिंग को वो इविल स्पिरिट सेक्ट दिखता है एक बार जब वो साल भर इस गांव में रहा। वो एक पहाड़ पे था, क्लाउड से घिरा हुआ, और सिर्फ एकदम क्लियर स्काई पे ही सेक्ट आर्किटेक्चर दिख जाता था। पर ये दोनों डिसाइपल्स ईस्ट की तरफ उड़ गए। मालूम पड़ता है डायरेक्टली सेक्ट वापस नहीं जा रहे। शब्द और अपने एनालिसिस से सूमिंग समझ गया कि ये किसी और काम से गए थे, यहां सिर्फ सेक्ट एल्डर्सों की रिक्वेस्ट पूरी करने आए थे। शायद इसीलिए 7 दिन दिए, वरना बच्चा तो आज ही ले जाते। चाइल्ड को लेके जाना शायद उनके दूसरे मिशन के लिए प्रॉब्लम होता, तो वापस आते हुए ले जाएंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक मैसेज था, लेकिन अगली लिटिल थिंग की फैमिली के लिए नाइटमेयर। एस्पेशली अभी जब पेरेंट्स अपने बेटे को खोने का दुख सह रहे हैं, अब फिर से दूसरा बच्चा भी छीन लिया जाएगा। सिंपल अच्छी फैमिली के लिए तो यह कंप्लीट डिजास्टर है। अगली लिटिल थिंग के पापा ने डॉल बनाना तो छोड़ दिया, अब वो पूरा बुरा लग रहा था। वाइफ के पास बैठकर चुपचाप रोता जाता है। मां धीरे धीरे होश में आती है, हस्बैंड को देखती है और बिना कुछ बोले रोने लग गई। सूमिंग साइड में चुपचाप खड़ा होता है। एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है। उसको इस फैमिली का दुख, मजबूरी सब महसूस हो रहा है। अगली लिटिल थिंग आंसू नहीं बहाती। उसने अपना निचला होंठ दबा दिया और सिर झुका लिया। मां दर्द भरी नजर से अपनी बेटी को देखती है और बोलती है, हम कभी अगली लिटिल थिंग को साथ नहीं भेजेंगे। अभी तो वह बच्ची ही है। जो चुप थी, आंसू भी नहीं निकल पा रहे थे। उसका दिल ऐसे टूट रहा था जैसे कोई चाकू चला रहा हो, पर कुछ कर नहीं सकती थी। पापा दांत भींचकर बोलता है, 7 दिन यहां से भाग जाएंगे बिना रुके। अगली लिटिल थिंग धीरे से बोलती है, क्या फायदा है पापा, सब कहते हैं इमॉर्टल्स तो सीधा देवता हैं, कहीं भी चले जाएं वो हमें ढूंढ ही लेंगे, फिर हम सबको पनिश करेंगे उनको गुस्सा दिलाने के लिए। मैं जाऊंगी, मैं ज्वाइन करूंगी इमॉर्टल्स का सेक्ट। एकदम बड़ी हो गई लग रही थी। अगली लिटिल थिंग आंखें बंद करके बोलती है, अगर मैं जिंदा रही तो एक दिन मैं भी इमॉर्टल्स जैसी बन जाऊंगी, फिर बड़े भाई की मौत का सच पता करूंगी। उसने फिस्ट टाइट की, आंखें बंद की। सूमिंग रेन को देखता है और बोलता है, मैं जाऊंगा, जैसे पूरा आसमान भी रो रहा हो। अगली लिटिल थिंग आंख खोलकर देखती है। मां तुरंत स्टन होकर सूमिंग को देखती है। कंफ्यूजन और हेजिटेशन दिख रही थी। पापा बोलता है, बेटा तू जा, ये तेरा इश्यू नहीं है, यहां से निकल जा। सूमिंग अगली लिटिल थिंग उसकी मां बाप को देखता है, फिर साइड हटकर उनके सामने झुक जाता है और बोलता है, मैं सूमिंग तुम्हारी फैमिली के एहसान कभी नहीं चुका सकता। 1 साल जो प्यार और वार्मथ तुम लोगों से मिली, वो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। पापा, मां, छोटी बहन अभी नन्ही सी है, मैं जा रहा हूं। मेरे मां बाप तो कब के चले गए थे,
सिर्फ दादाजी थे, अब वो भी नहीं रहे। तुम लोग ही हो जो मुझे इस घर का प्यार दिखाया। मेरी अगली लिटिल डॉल, जब मैं चला जाऊं तो समझदार रहना, पापा और माँ का ध्यान रखना। टेंशन मत लेना, मैं वापस आता रहूंगा मिलने। अगली लिटिल थिंग आंसू निकाल कर बोलती है, बड़े भैया मैं कुछ कह नहीं पाई, बस आंसू निकल आए। सूमिंग पा और माँ को देखता है और बोलता है, पापा माँ यही फाइनल है, मैं जाऊंगा। 3 दिन तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी धरती धुल गई थी और ओस्मांथस के फूल भी गिर गए थे। हर जगह बस गीली गीली सी हो गई थी और सबके घरों के अंदर तक नमी भरी हुई थी। रात को जैसे भी कंबल पोंछ लो, सुबह तक फिर से गीले हो जाते थे। यह मौसम ही ऐसा था यहां। इन 3 दिनों में गांव के लोग तभी बाहर निकलते थे जब जरूरत हो, जैसे शिकारी के लिए। कभी कभी जब बारिश रुकती तो कुछ बच्चे नंगे पांव कीचड़ में खेलने दौड़ जाते। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती। आमतौर पर ऐसे समय पर अगली लिटिल थिंग सूमिंग को परेशान करती रहती थी और घर के पास के कीचड़ से एक मुट्ठी मिट्टी उठा लेती थी, फिर कुछ रैंडम अजीब सा एनिमल बना देती थी। हर बार सूमिंग भी उसके साथ खेलता था, चेहरे पर हल्की स्माइल लिए। उस छोटी सीधी सादी बच्ची को देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता था। लेकिन अब अगली लिटिल थिंग के परिवार के आसपास सिर्फ दुख और सन्नाटा था। सूमिंग की रिक्वेस्ट ने उनको अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। क्या चुने समझ नहीं पा रहे थे। वैसे भी सूमिंग इस परिवार के लिए हमेशा जेंटल रहा था, क्योंकि कोई और होता तो बाहर से उठाए बच्चे और अपनी असली बेटी में चुनना आसान ही होता। अगली लिटिल थिंग के पापा बिल्कुल चुप थे, मां भी। उनकी नजरें अक्सर सूमिंग और अगली लिटिल थिंग के बीच घूमती रहती थीं। जब अगली लिटिल थिंग का चेहरा देखते, उसकी नजर, उसकी पतली बॉडी, दोनों का दिल कस जाता। पर जब उनकी नजर सूमिंग पर पड़ती, उसका पेल चेहरा, कमजोर बॉडी और वह समझदार सी नजर जो उन्हें अपने असली मां बाप जैसा ट्रीट करती थी, तो फिर भी वही कसक आ जाती। अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, फिर उनको अपना फैसला सुनाना है। सूमिंग पूछता है, पापा आप कहते हो हम जब डॉल बनाते हैं तो उन्हें जान भी देनी होती है, पर किस सोच से हम डॉल को जिंदा कर सकते हैं? इविल स्पिरिट सेक्ट के जाने के चौथे दिन सूमिंग कुछ घास के तिनके सामने रखता है और सिर झुकाकर उन्हें गूंथने लगता है। अगली लिटिल थिंग के पापा प्यार से बोलते हैं, सूमिंग को देखते हुए, इंसान को खुद अंदर से हिल जाना चाहिए, तभी वह ऐसी डॉल बना सकता है जिसमें वाकई में जान आए। लेकिन उनकी आंखों में छुपा हुआ दर्द छुप नहीं सका। अगली लिटिल थिंग के पापा आगे बोलते हैं, मैंने पहले जो डॉल्स बनाए उनमें कभी वो लाइफ थी ही नहीं। सिर्फ जब तेरा भाई सी अर पैदा हुआ और उसकी चीख सुनी, तब पहली बार ऐसी डॉल बना सका जिसमें लाइफ थी। तब मैं उसके कमरे के बाहर खड़ा था। पहली बार अगली लिटिल थिंग के पापा ने सूमिंग के लिए पापा बोला, बिल्कुल नेचुरली, बिना ड्रामा के। जैसे ही यह बोला, एक ग्रास का ब्लेड उठाया। अगली लिटिल थिंग के पापा पहले एक नॉट बनाते हैं, फिर काफी सारी गूंथ लेते हैं। जब तक दर्जन भर नहीं हो गए, सूमिंग को देखते हैं। अगली लिटिल थिंग के पापा बोलते हैं, मां से शादी से पहले मैं ग्रेन सपोर्ट ट्राइब का था। छोटी सी ट्राइब थी, बस 100 लोग तक, लेकिन हिस्ट्री बहुत पुरानी थी। मुझ में कभी बजर्कर बनने वाली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। मैं नॉर्मल ही रहा, पर मेरे पापा और दादाजी ट्राइब के इटर्नल हिस्टोरियन थे। तू जानता है ना, सिर्फ वही हिस्टोरियन बनते हैं जो बजर्कर नहीं बन सकते। उनका एक ही काम ट्राइब की हिस्ट्री अपने अपने तरीके से रिकॉर्ड करना। हमारी ग्रेन सपोर्ट ट्राइब की लेगेसी बहुत ओल्ड है, किसी को नहीं पता शुरुआत कब हुई, पर हमारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल असली हैं। इटर्नल हिस्टोरियन लिखते हैं, हम लोग हिस्टोरी ग्रास नॉट रिकॉर्ड से लिखते हैं। अलग अलग घास, अलग गूंथ, डिफरेंट मीनिंग्स के साथ। इनके मीनिंग्स सिर्फ वही समझ पाते हैं जो मेथड को मास्टर कर लेते हैं। मेरी जनरेशन का मैं इटर्नल हिस्टोरियन था, पर हमारे ट्राइब पर जो डिजास्टर आई उसने सब खत्म कर दिया। लोगों की डेथ, अलगाव, सब कुछ खत्म। तभी मां से मिला था और यहां बेस बना लिया। मैं तो सिंपल मॉर्टल हूं, स्किल्स कुछ खास नहीं, जीवन सफर मुश्किल है, लेकिन ग्रास नॉट बनाना आता है, उन्हीं से डॉल्स बना सकता हूं। उनकी उंगलियां बिना रुके घास गूंथ रही थीं। बोलते बोलते एक छोटा ह्यूमन डॉल बना दिया। वो डॉल सूमिंग की तरह दिख रही थी। अगली लिटिल थिंग के पापा बोलते हैं, इस डॉल में 29 नॉट्स हैं। मेरी 29 ब्लेसिंग्स तेरे लिए। तेरे बिग ब्रो के लिए भी ऐसी दी थी जब वह पैदा हुआ, फिर तेरी छोटी बहन के लिए भी। अब तेरी बारी। पापा वह डॉल सूमिंग को दे देते हैं। सूमिंग धीरे से कहता है, ग्रास नॉट रिकॉर्ड्स। पहली बार सूमिंग ने हिस्ट्री रिकॉर्ड करने का ऐसा तरीका सुना था।
न वेस्टर्न रीजन अलायंस में न साउथ मॉर्निंग में ऐसी ट्राइब देखी थी, न कोई इटर्नल हिस्टोरियन देखा था, पर लगता था ये कुछ ट्राइब के हेड ऑफ गार्ड्स या चीफ हंटर जैसा स्टेटस था। सू मिंग डॉल ले लेता है, पर जैसे ही हाथ लगाता है आंखों में एक तेज चमक आ जाती है। फील होता है उस डॉल के अंदर कुछ लाइफ फोर्स वाइब्रेट कर रही थी, बहुत हल्की सी, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस थोड़ी रिकवर हो गई थी तो समझ गया उस लाइफ फोर्स में ब्लेसिंग थी और एक वार्मथ थी जो पूरे बदन में फैल गई। सू मिंग गहरा से पापा की तरफ देखता है। अगर वह 100% नहीं जानता होता कि पापा एक सिंपल मॉर्टल हैं, कोई कल्टीवेशन नहीं, कुछ भी नहीं, तो वह मानता यह कोई कल्टीवेटर ही बना सकता था। उनका चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा था, पूरे दुख दर्द लिखे हुए थे। जब खड़े होते तो कमर थोड़ी झुक जाती थी, जिंदगी भर के बोझ का असर, तकदीर का असर। पर एक मॉर्टल, एक नॉर्मल आदमी, फिर भी ऐसी डॉल जिसमें पावर ऑफ लाइफ हो, बना सकता था। पहले वाली डॉल्स भी देखी थी सू मिंग ने, उनमें कमजोर सी लाइफ थी, पर यह वाली, यह तो डीप थी। सू मिंग के अंदर की स्कैटर्ड कल्टीवेशन पावर को भी हिला दिया। सू मिंग सोचता है ग्रास नॉट रिकॉर्ड्स की वजह से ही है, फिर भी असली बात यह है कि इंसान जब पूरे दिल से ये नॉट्स बनाता है, अपनी भावना उसमें डाल देता है, तभी ब्लेसिंग बनती है, और जब तक वह जिंदा है ब्लेसिंग एक्टिव रहती है। सू मिंग को थोड़ा क्लैरिटी मिल रहा था, जैसे पेंटिंग या कैलीग्राफी में भी पूरे दिल से लिखा गया आर्ट असली ताकत लाता है। यह टैलेंट या कल्टीवेशन पे नहीं, सिर्फ हार्ट से लिंक्ड है। अगली लिटिल थिंग के पापा बोलते हैं, तेरे नॉट्स में लाइफ नहीं आती क्योंकि तू अभी रिकॉर्ड्स बनाना नहीं जानता। चल मैं सिखाता हूं तुझे। तेरा बड़ा भाई नहीं सीख पाया, छोटी बहन इंटरेस्टेड ही नहीं, सिर्फ तू ही है जो पापा को खुश कर सकता है। पापा प्यार से नई घास सू मिंग को देते हैं और एक खुद ले लेते हैं। अगली लिटिल थिंग के पापा आगे बोलते हैं, घास से नॉट्स बनाकर याद रखना एक पुरानी कला है। मैं सब नहीं जानता, बस सिंपल रिकॉर्ड्स बना सकता हूं। हर नॉट का मतलब अलग, बनाते हुए दिमाग में रखी हुई चीजों को सोचना जरूरी है। मुझे याद है पापा ने एक बात बोली थी, चाहे वह ग्रास नॉट्स हो या स्ट्रिंग, इंसान को अपनी आंखों से देखना है, हाथ से फील करना है, दिल से महसूस करना है, टच होना बहुत जरूरी है। तू हर नॉट में बाद में हाथ से एक्चुअली महसूस कर। यह अजीब है, डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर शब्द आने से पहले एंसेस्टर्स ऐसे ही सब याद रखते थे। पापा बोलते बोलते 8 नॉट्स बांध देते हैं। समय ऐसे ही बीत गया, पलक झपकते कुछ दिन निकल गए। सू मिंग पूरे दिल से ग्रास नॉट रिकॉर्ड सीखना शुरू कर देता है, पर पापा कोई फॉर्मल टीचर तो थे नहीं, ज्यादा कुछ फील से बनाते थे, बोल नहीं पाते थे। जब इविल स्पिरिट सेक्ट के आने में 2 दिन बचे थे तो अगली लिटिल थिंग के पापा खामोशी में चले गए। जो भी नजर डालते उसमें सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड फील थी। मां भी वहीं। बारिश के रुकने के कुछ दिन बाद दूसरे दिन शाम को एक और धुआंधार बारिश हो गई। रात भर बारिश की आवाज गूंजती रही, लेकिन सोया नहीं सू मिंग। उसके हाथ में 8 नॉट्स थे, सब पापा ने सोने से पहले दिए थे। सू मिंग को अभी भी समझ नहीं आया है ग्रास नॉट रिकॉर्ड्स का, चाहे 3-4 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हो। सू मिंग नॉट्स छूते छूते अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अगली लिटिल थिंग भी उसी कमरे में सो रही थी। ऐसी गरीब फैमिली के लिए अपने हर बच्चे के लिए रूम देना मुश्किल है। अगली लिटिल थिंग की रेगुलर शांत सांसें सू मिंग के लिए एक याद बन चुकी थीं। वह मुड़कर उसको देखता है, सोती हुई लड़की को देखकर थोड़ा स्माइल करता है, लेकिन उसकी आंखों से नींद में भी आंसू टपक रहे थे। जो कुछ वह नींद में बोल रही थी उससे सू मिंग का स्माइल एकदम प्यार भरे वाले में बदल गया। अगली लिटिल थिंग नींद में बोलती है, बिग ब्रदर, डॉग लेफ्ट ओवर्स, मत जाओ, मैं कर सकती हूं, मैं उनको पीट डालूंगी। अगली लिटिल थिंग फिर से बोलती है, पापा मां, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। अगली लिटिल थिंग के लिए शायद असली भाई की याद भी धुंधली हो गई थी अब। जैसे 8 साल पहले वह पैदा हुई थी तभी भाई गया था। बस बातों में सुना था कि एक भाई है जो इमॉर्टल्स सेक्ट में गया है, बाकी सब ब्लैंक ही था। पर सू मिंग की वजह से उस ब्लैंक स्पेस से उसने अपने बिग ब्रदर की तस्वीर भर ली। अगली लिटिल थिंग की सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि पूरी फैमिली इंक्लूडिंग भाया डॉग लेफ्टओवर्स खुश रहे। सू मिंग उसके आंसू पोंछ देता है और अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन ले आता है। उसको अपनी फैमिली को दुख में नहीं देखना था, उन्हें हमेशा खुश रखना था। सू मिंग अंदर ही अंदर वचन देता है, अगली लिटिल थिंग, मैं वादा करता हूं तेरा परिवार मैं आखिर तक प्रोटेक्ट करूंगा। समय तेजी से निकल गया और वह आखिरी दिन आ गया जब इविल स्पिरिट सेक्ट वापस आने वाली थी। उसके बाद वे लोग या तो सू मिंग को या अगली लिटिल थिंग को ले जाएंगे।
जिस पर भी उनका चुनाव हो जाएगा उसको सेक्ट एल्डर जाओ के पास भेज दिया जाएगा। सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी। सूमिंग ओस्मंथस फॉरेस्ट जाता है जहां वह पूरे साल आता था। पत्तों पे जो पानी था उसे हटा देता है, फिर नीचे बैठकर खुली अंगड़ाई लेता है। आसमान आज बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नहीं। कल तक जो सब कुछ डार्क और हैवी लग रहा था आज सब बदल गया था। सुबह की धूप हल्की थी, लेकिन उसके स्पर्श से लग रहा था जैसे पिछले कुछ दिनों की चिपचिपी नमी को हटा रही हो, और दिल भी थोड़ा वार्म हो रहा था। फॉरेस्ट के ओस्मैंथस के फ्लावर्स जमीन पे गिर के मिट्टी में मिक्स हो गए थे। इसी वजह से मिट्टी से भी एक सटल फ्रेग्रेंस आ रहा था। बारिश के बाद वाली मिट्टी की खुशबू और फूल का मीठा सेंट मिलकर अलग ही फील दे रहे थे। सूमिंग बस छत स्काई पर नजर जमाए बैठा है। क्या सोच रहा था खुद भी श्योर नहीं था। ऊपर से लगता है कि स्काई देख रहा है, लेकिन अंदर से सब शांत हो चुका था। उसने अपनी चीज सर्कुलेट करनी शुरू की जो इतने महीने से डोरमेंट थी, और धीरे धीरे अपनी रिकवर्ड कल्टीवेशन का भी एक दूसरा हिस्सा फ्लो करने लगा। कल्टीवेशन वापस लाना जितना टफ सोचा था उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग था। पहले वाले घाव अभी भी थे, खुद भी डेस्टिनी के फॉर्म में फंसा हुआ था। सूमिंग अपने अंदर एनालिसिस करता है तो समझता है कि डीथियन उसे इस फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, शायद इसीलिए बच भी गया। और एस्केप का एक ही याद रहता, एक पुरानी एक्शन की धुन, फिर कुछ नहीं। और जब होश आया तो समझ आ गया कि बचाने वाला वही ओल्ड सन मेकर था। सूमिंग मन में बोलता है, बर्सर्कर सोल। जैसे ही कल्टीवेशन बेस वापस आई, सबसे पहली चीज मुझे बर्सर्कर सोल रेल्म पानी है। वह हाथ में एक ग्रास ब्लेड लेता है, उससे एक नॉट बांधता है, फिर दूसरी, तीसरी, आखिर तक एक डॉल शेप बना देता है। सूमिंग सोचता है, अगर पापा अपने मन की शक्ति से बस मॉर्टल होते हुए भी इतनी ब्लेसिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो सोचो कोई कल्टीवेटर इस तरह का रिकॉर्ड बनाए तो कितनी पावर हो सकती है। ग्रास नॉट रिकॉर्ड्स शायद एक बिल्कुल यूनिक आर्ट है। ऐसा लग रहा है ये कर्सेस से लिंक्ड है। अगर हर नॉट पर एक अलग कर्स बांधी जाए किसी इंसान के नाम पर, और सबको एक स्ट्रॉ डॉल में जोड़ दिया जाए, तो शायद कोई अल्टीमेट अलग कर्स बन सकता है। कहते हैं कुछ सोल कैचर्स दूसरे के बाल यूज करते हैं कर्स करने के लिए, पर यह ज्यादातर रूमर्स ही हैं। सही में जो पावरफुल होते हैं उन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इस कर्स को ग्रास नॉट से मर्ज करूं तो सूमिंग की आंखों में चमक आ जाती है। चुपचाप वह अपने हाथ के नॉट्स घूरता रहता है। इसी तरह सुबह निकल गई। जब दोपहर आई, धूप तेज हो गई और उसके बीच पत्तों से निकली सनलाइट सूमिंग पर पड़ रही थी। तभी फॉरेस्ट के बाहर से कदमों की आहट आती है। सूमिंग स्काई से नजर हटा के देखता है। अगली लिटिल थिंग चुपचाप आकर उसके सामने रुक जाती है। अगली लिटिल थिंग धीरे से बोलती है, बिग ब्रदर तू जा नहीं सकता, सीधे सूमिंग की आंखों में देखते हुए। अगली लिटिल थिंग पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बोलती है, अगर तू गया तो तू मर जाएगा। ये हमारी फैमिली का मसला है, मुझे ही जाना चाहिए। वह अपना लोअर लिप काट लेती है, पर आवाज में डिटर्मिनेशन थी। सूमिंग मुस्कुरा के बोलता है, आजा मेरे पास बैठ जा। वह थोड़ा जगह बनाता है उसी के बगल में। लीव्स वहां क्लीन थे। सूमिंग अगली लिटिल थिंग को देखता है। अगली लिटिल थिंग नाक सिकोड़ कर बैठती है। कुछ बोलने लगती है, पर सूमिंग बस स्माइल करके उसे देखता रहता है। सूमिंग बोलता है, अगर मैं गया तो मर जाऊंगा, तो तुझ में भी सेम रिस्क है ना। अगली लिटिल थिंग बोलती है, अलग है, मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूं। अगर मैं गई तो हो सकता है बच जाऊंगी। भैया इस बार मेरी सुन लेना प्लीज। सूमिंग बोलता है, चलो अब इस पर बात मत करो, थोड़ी देर मेरे पास बस रहो। वह उसका सिर थपथपाता है, ट्री के साथ लग के बैठ जाता है, फिर स्काई की तरफ देखता है, चुप हो जाता है। अगली लिटिल थिंग थोड़ा हेजिटेंट है, लेकिन वह भी ट्री के साथ लग के बैठ जाती है। स्काई देखती रहती है। जैसे देखते देखते फील हो रहा था जैसे वह हवा में आसमान पर ही उड़ रही हो। अगली लिटिल थिंग पूछती है, बिग ब्रदर स्काई कितना बड़ा होता है। सूमिंग बोलता है, बहुत बड़ा। अगली लिटिल थिंग पूछती है, तो कितना ऊंचा है। सूमिंग बोलता है, बहुत ऊंचा। अगली लिटिल थिंग चिपमंक चीक्स फुलाकर बोलती है, तू तो चीट कर रहा है। अच्छा एक और क्वेश्चन, स्काई के पीछे क्या है। सूमिंग कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर सॉफ्ट आवाज में बोलता है, स्काई के पीछे फॉग का वॉर्टेक्स है। अगली लिटिल थिंग फिर से पूछती है, फिर वॉर्टेक्स के पीछे। सूमिंग धीरे से बोलता है, वहां एक गैलेक्सी है, बहुत सारे स्टार्स और बहुत फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट्स। अगली लिटिल थिंग सोचकर बोलती है, वो क्या जगह है। पहली बार सुन रही थी, बच्ची थी ना।
जैसे ही सुमिंग ये सब बोलने लगता है, वह अपना असली पर्पस भूल जाती है और पूरी तरह उसकी बातों में घुस जाती है। सुमिंग आंखों में हल्की सी शतारता लाते हुए बोलता है, वो एक दूसरी दुनिया है। अगली लिटिल थिंग कंफ्यूजन के साथ बोलती है, दूसरी दुनिया? क्या वहां वाले भी हम जैसे ही हैं? सुमिंग शांत चेहरे के साथ बोलता है, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं। इसीलिए किसी दिन मैं खुद जाऊंगा, देखूंगा कि दूसरे वर्ल्ड्स कैसे हैं, कितना फर्क है हम में। और धीरे धीरे आसमान लाल होने लगता है, पूरी जमीन पर एक क्रिम्सन रेड चमक आ जाती है। तभी अगली लिटिल थिंग को याद आता है कि वह क्यों आई थी। तुरंत खड़ी हो जाती है, सुमिंग पे फोकस कर लेती है। अगली लिटिल थिंग अपना फ्यूचर का डर दबा के जोर से बोलती है, बिग ब्रदर, मैं बिना झिझक बोल रही हूं, तू नहीं जाएगा। ये मेरा प्रॉब्लम है। आज रात को अगर कोई ले जाएगा तो वह मैं ही हूं। तू बस पापा और मां का ध्यान रखना। सुमिंग खड़ा होकर पूछता है, अगर हमारा बड़ा भाई नहीं मरा होता तब भी तू जाना चाहती? अगली लिटिल थिंग अटक कर बोलती है, मैं नहीं जाना चाहती। बस पापा और मां के साथ हमेशा रहना है। तू भी नहीं जाना चाहिए। मैं चाहती हूं फैमिली कभी ना बिखरे। सुमिंग प्यार से उसका सिर थपथपाता है, फिर हाथ पकड़ के जंगल से बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर आते हैं, अगली लिटिल थिंग को होश आता है। थोड़ी देर सरप्राइज रहती है, फिर सुमिंग का हाथ छुड़ा के आगे जाकर दोनों हाथ कमर पे रख लेती है। अगली लिटिल थिंग बड़ी आंटी स्टाइल एटीट्यूड में बोलती है, बिग ब्रदर, मैं वैसे तो शांत रहती हूं, पर जब मैं गुस्सा हो जाऊं तो बहुत स्केरी लगती हूं, समझा? तू नहीं जाएगा? चेहरे पे चिपमंक वाली चीक्स फुला के सुमिंग हंसकर बोलता है, अच्छा, नहीं जाऊंगा। अगली लिटिल थिंग तुरंत पूछती है, सच्ची? सुमिंग स्माइल के साथ बोलता है, पक्का। उसका जवाब सुनकर छोटी लड़की एकदम रिलैक्स हो जाती है। फिर सुमिंग का हाथ पकड़ के फुल बचपना में हॉप करती हुई घर वापस जाती है। लेकिन उसकी उम्र छोटी थी तो चेहरे पे थोड़ा डर, फ्यूचर का टेंशन रुक नहीं पा रहा था। जो हैप्पीनेस दिख रही थी वह सिर्फ बचपन से सीखी हुई मुस्कुराहट थी। उस रात कोई बारिश नहीं हुई। उस रात डिनर पर घर में अगली लिटिल थिंग की हंसी गूंजती रही, पर उस हंसी में हल्की सी कंपन थी। पापा साइलेंट बैठे थे, चेहरे पे बहुत दुख था। मां भी कभी कभी पलटकर आंसू पोंछ लेती थी। मां सुमिंग की बोल में और खाना डालती है, आंखों में कुछ अजीब सी उलझन के साथ बोलती है, डॉग लेफ्ट ओवर्स, ये और खा लो। एक डिश थी जो न पापा ने, न मां ने, न अगली लिटिल थिंग ने छुई। सिर्फ सुमिंग ही खा रहा था। सुमिंग को टेस्ट कुछ समझ नहीं आता, पर फील हो जाता है कि उसमें कोई ऐसा हर्ब है जिससे नींद आती है। ज्यादा खाया तो बिना पता चले सो जाओगे। सुमिंग मन में एक लंबा साय लेता है। इस परिवार का सोचना समझ सकता था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि सुमिंग को अगली लिटिल थिंग की जगह भेंट चढ़ाने नहीं देंगे, चाहे उनके लिए कितना भी बड़ा रिस्क हो। उन्होंने बस चाहा कि उससे आखिरी की रात खुशियों के साथ थोड़ा रेस्ट मिल जाए। शायद कपल ने बहुत लड़ाई झगड़े, मजबूरी में डिस्कशन की होगी, फिर भी यही फैसला लिया। पर इस पल में यही सही लगा। डिनर के बाद सुमिंग एक डीप करता है, लेकिन पापा, मां, अगली लिटिल थिंग सब सो चुके थे। उसकी कल्टीवेशन सिर्फ एक दूसरा हिस्सा ही वापस आई थी, लेकिन उतनी तो थी कि यह सबको बिना जाने सुला सके और खुद हर्ब से इम्यून रहे। सुमिंग पापा और मां को संभाल के उनकी रूम्स ले जाकर कंबल ओढ़ा देता है। उन पर एक जेंटल नजर डालता है, जिनके बाल अब सफेद पड़ चुके थे। फिर सुमिंग अपना हाथ उनके माथे पे रखता है और अपनी बची कुची लाइफ फोर्स धीरे धीरे उन्हें दे देता है। अब आगे जाकर यह कपल बीमारियों से तकलीफों नहीं झेलेगा। फिर सुमिंग अगली लिटिल थिंग को जेंटली उठाता है, उसकी बेड में लिटा देता है। सोती हुई छोटी को प्यार से देखता है। फिर से वह आवाज याद आती है जब माउंटेन से उसने सुमिंग का हाथ थाम रखा था। काफी देर तक सुमिंग अपना हाथ उसके बर्थमार्क पे रखता है। जब हाथ हटाता है, वह बर्थमार्क पहले से काफी हल्का दिख रहा था। उसको कंबल से ढक देता है, रूम से बाहर आता है, डिनर के बर्तन धोता है, फिर स्लीव्स चढ़ा के पूरा घर साफ करने लगता है। 1 साल इस घर में जो वार्मथ मिली थी, उसे देखते हुए चेहरे पर जुदाई का दर्द आने लगता है। यही थी उनकी असली बिछड़ने की शाम।